there students, a very warm welcome here on the ongoing YouTube revision session for CCET examination जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दोनों चैप्टर्स का सिंगल वन शॉट। तो लास्ट सेशन में बच्चों वी हैव ऑलरेडी कवर्ड नंबर सिस्टम में जो भी ICSI के मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस थे और कॉन्सेप्ट थे प्लस MCQ बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन CCET बुलेटिन के क्वेश्चन वी हैव कवर्ड दैट फॉर नंबर सिस्टम इन द लास्ट सेशन। आई होप आप सब ने वो सेशन देख लिया होगा और वो उतना सब आपने कवर करके रख लिया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब जब आप फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमें इतना कुछ पढ़ना रहता है विच इज़ परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो इतना हमें कवर करना रहता है एंड वन एडिशनल टॉपिक विच इज़ कॉल्ड BODMAS। ठीक है, तो आज के सेशन में भी हम यही करते हैं, हम मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस। MCQ बुक के CCET बुलेटिन के तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिए थे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चा तो आपको टॉपिक दिखता है एक BODMAS का मतलब क्या ही हो रहा था। BODMAS में सबसे पहले यही बताते हैं कि आपको ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। जैसे रिवीजन सेशन है तो फटाक हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ऐसा दिख रहा होगा ऐड 30 एंड 45। तो 30 एंड 45 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70 और बोल रहे हैं 70 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उसके सम को 30 एंड 45 को के सम को 20 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो विल गेट व्हाट, विल गेट 55। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहा है 10 5 टाइम्स तो ऑब्वियसली ये 50 हो जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा हमें ऑफ BODMAS। सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 24। तो 24 डिवाइड बाय 12 प्लस 72 डिवाइड बाय 8 एंड -9। फिर BODMAS के हिसाब से आपने ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, ऑफ है नहीं, तो अब आपने क्या सॉल्व करना होगा, अब आपने डिवीजन सॉल्व करना होगा और आपको दो चीज़ें डिवीजन की दिख रही हैं विच इज़ 24 डिवाइड बाय 12 तो 2 हो जाएगा, 72 डिवाइड बाय 8 तो 8 9 जार 72 और बाकी फिर आपको दिख रहा होगा दिस 9। सो 9 - 9 0 हो गया और हमें आंसर में क्या मिला, हमें आंसर में मिल गया 2। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ BODMAS ओनली। और भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे जैसे समथिंग लाइक दैट, बोल रहे हैं 24 - 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ 3। सो अगेन आप इसे BODMAS से सॉल्व करेंगे तो BODMAS के ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है। तो डिवीजन सबसे पहले आप डिवीजन कर लेंगे तो 4 डिवाइड बाय 2 आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा एंड दिस इज 24 - 2 मल्टीप्लाई विथ 3। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, एज पर द रूल अब आपको करना होगा मल्टीप्लिकेशन। तो 3 2 जार 6। अब आप 24 में से 6 माइनस कर देंगे एंड 24 - 6 क्या हो जाएगा, 24 - 6 हो जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन है बट डिवीजन का साइन इधर उधर कर दिया है। तो सबसे पहले आप डिवाइड ही करोगे तो 24 डिवाइड बाय 4 इज 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 तो 6 3 जार 18, 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 आपका क्या हो जाना है, 18 प्लस 2 आपका हो जाना है 20 एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से BODMAS के फिर और भी क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो -5 प्लस 48 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय -16 और डिवाइड बाय -16 -2 मल्टीप्लाई विथ 6। अब 48 डिवाइड बाय 16 अगर हमें दिख रहा है तो 48 डिवाइड बाय 16 कितना हो जाएगा, -3 एंड दिस विल बिकम -12। और हम इस सबको ऐड कर देंगे तो -8 -12 कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, देखो 48 डिवाइड बाय 16 3 होगा पर ये माइनस साइन के भी इफेक्ट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा तो -3, या फिर आप इसे बोल सकते थे कि ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो बाहर वाला माइनस बचेगा, जिस भी तरीके से आप इसे लेना चाहो।
सो ये बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन थे और क्लास में मैंने आपको कुछ ही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन और बोर्ड मार्क्स जो आपने क्लास में किए भी होंगे, अगर आप एपीटी के स्टूडेंट हैं तो यू नो अबाउट दिस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो मेन स्टार्ट होता है इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपसे क्या कह रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कह रहे थे कि रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब हो जाता है जब भी हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है, जब भी हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशियो। रेशियो को हम किससे लिख रहे थे, रेशियो को हम लिख रहे थे x/y से या x/y से। ठीक है, और जो x है उसे हम एंटीसीडेंट बोलते थे और जो y है हम उसे क्या कहते थे, हम उसे कॉन्सिक्वेंट कहते थे। अब इसी तरीके से प्रोपोर्शन आता था हमारा। प्रोपोर्शन क्या हो जाता था, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज व्हाट, प्रोपोर्शन। तो एक रेशियो a/b ले लिया, एक रेशियो c/d ले लिया, इसकी इक्वालिटी को हम क्या कहेंगे, इसकी इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहेंगे। जब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिला a × d इज इक्वल्स टू b × c। अब इसके डिनोशन की तरफ अगर हम देखते थे तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता था, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। दो रेशियोज थे ना हमारे पास, a/b और c/d। तो a/b एक रेशियो है, c/d एक रेशियो है। ये प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे 4 बार हम 4 डॉट्स बनाते थे, तो इसे रीड करते थे a/b इज इन प्रोपोर्शन विथ c/d। अब जब आप यहाँ देखोगे तो ये b और c बीच में वैल्यूज हैं, तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम बोलते थे मीन वैल्यूज, क्योंकि ये बीच में है। और कोने कोने की चीज़ों को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये क्योंकि कोने कोने पर हैं तो हम इन ऑब्जर्वेशंस को क्या बोल रहे हैं, हम इन ऑब्जर्वेशंस को बोल रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो कोने कोने में क्या है, a और d। तो a और d का मल्टीप्लिकेशन किसकी इक्वल होता है, b × c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा प्रोपोर्शन का। ए को फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते थे, बी को सेकंड प्रोपोर्शन, सी को थर्ड प्रोपोर्शन और डी को फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर क्वेश्चन की कैटेगरीज पे अगर हम आएंगे तो आपसे बोलेंगे कि बताइए कौन प्रोपोर्शन में है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपसे बोला 2, 6, 4, 12 क्या ये प्रोपोर्शन में है, बताइए। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना है और मिडिल 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है। अगर ये इक्वल आ गया तो येस दैट विल बी इन प्रोपोर्शन। तो इक्वल आया तो प्रोपोर्शन में है। इसको चेक करते हैं तो 2 5s are 10 बट 4 3s are 12, दिस इज नॉट इक्वल। इसका मतलब है दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शन, दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते थे प्रोपोर्शन को। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि 1/2, 1/3, 1/x, 1/5 अगर प्रोपोर्शन में हैं तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो प्रोपोर्शन में है ना, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे। 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 किसकी इक्वल होगा, मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/x। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करके देखा सो यू विल गेट व्हाट, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/3x। रेसिप्रोकल किया तो 10 इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई 10/3। x की वैल्यू आपको मिल गई व्हाट, x की वैल्यू आपको मिल गई 10/3। सो अगर ये पूरी चीज़ प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 10/3। ठीक है, इसी तरीके से ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 2, 10, 5x अगर प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 × 5 तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 50 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25। ठीक है, अब इसके बाद हमने प्रोपोर्शन के कुछ टाइप्स देखे थे क्लास में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, वैसे तो प्रोपोर्शन में ABCD होता है बट अगर ABC होगा तो हम उसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते थे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता था हमारा, B हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ AC। थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या होता था, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा B² A होता था और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा क्या होता था, B × C/A। जैसे इसका अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है B² A। तो B² 3 है तो 3² 2 तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/2। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा होता था B × C/A। तो B आपको दिख रहा है 3 × 6 / 2 तो ये हो गया 3 3s are 6, 3 2s are 2, 3s are 6 and 3 3s are 9। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया 9।
ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर से आ सकते हैं इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसका बेसिक्स आपको मैं बताने वाली हूँ फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। बोल रहे हैं डिवाइड 350 इन द रेशियो 2:3। 2:3 के रेशियो में 350 को डिवाइड करो। तो आपको क्या करना है, 2:3 का रेशियो है ना, तो इसका मतलब जो फर्स्ट होगा उसको 2x पार्ट मिलेगा और नेक्स्ट वाले को कितना पार्ट मिलेगा, 3x। तो आपको ये ले सकते हो 2x + 3x कितना हो जाएगा, 350। तो 5x आपका हो जाएगा 350, 5x 350 हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 70। अब अगर x की वैल्यू 70 आ गई तो पहले वाला पार्ट कितना था, पहला वाला पार्ट था 2x, तो 2 × 70 ये कितना आया 140। और नेक्स्ट वाला था 3x, तो 3 × 7 कितना आया, 3 × 70 आया 210। पहला मेथड तो हमने क्लास में ये डिस्कस किया था x को कंसिडर करते हुए कि ऐसे x को मान लो। ये सेम क्वेश्चन MCQ बुक में भी दिख रहा है बट विद डिफ़िकल्ट वैल्यूज़। आपको जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चन आंखों में सॉल्व हो जाए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रही हूँ तो हर तरीके का क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया आपका 2x और 3x, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो रहा था, एक और कॉन्सेप्ट हो रहा था आपको दो पार्ट में डिवाइड करा है ना। तो फर्स्ट पार्ट आपका, एक तो आपको फर्स्ट पार्ट मिलना है और एक आपको क्या मिलना है, सेकेंड पार्ट मिलना है। अब फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल पार्ट कितना है 350 को डिवाइड करना है ना, ठीक है। अब 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 5 होगा, तो डिवाइड में 5। जब फर्स्ट पार्ट लोगे तो न्यूमरेटर में 2 ले लेना और जब सेकंड पार्ट लोगे तो न्यूमरेटर में 3 ले लेना। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता 5 × 5 और ये 70 से तो देखो इजीली आपको 140 मिल गया और इजीली यहाँ पे आपको मिल जाता कितना, यहाँ पे इजीली आपको मिल जाता कितना 210। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप ऑप्ट कर सकते हो। अब ऐसे ही कुछ मॉड्यूल में आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अगर मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस की बात करूं तो बोल रहे हैं देयर आर 63 स्टूडेंट अवेलेबल इन 8 क्लास। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी संस्कृत एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी मैथमेटिक्स इज इन द रेशियो 5:2। संस्कृत और मैथ्स पढ़ने वालों का रेशियो क्या है, 5:2। तो बोल रहे हैं कि बताओ कितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं और कितने लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो संस्कृत पढ़ने में अगर मैं देखूं तो 5 आएगा और 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 × 63। 7 9 होता है हमारा 63, 9 5 45। सो ये 45 आ गया। तो मैथ्स पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट अगर 63 हैं तो मैथ्स में 45 माइनस कर दोगे, या तो ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो कि मैथमेटिक्स का पार्ट कितना था 2 और ये 7 और ये 63। सो अगेन ये 9 63 हो गया और 9 2 हो गया हमारा 18। तो मैथ्स पढ़ने वाले 18 स्टूडेंट हैं और संस्कृत पढ़ने वाले 45 स्टूडेंट हैं। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इस तरीके से एज वेल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिख रहा है आपको कि R और S जो है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से बोल रहे हैं कि R और S की इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी और उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 7:5 के रेशियो में हुआ। टोटल प्रॉफिट 12,000 था। तो बताइए कितने रेशियो में दोनों को मिला होगा। तो R को कितना मिला होगा, R को मिला होगा 7 / 12 मल्टीप्लाई विद 12,000 और S को मिला होगा 5 / 12 × 12,000। सो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,000। सो इसको अगर 7,000 मिल जाएंगे तो इसको कितने मिल जाएंगे, इसको 5,000 मिल जाएंगे। तो R का शेयर 7,000 रुपये का है और S का शेयर 5,000 रुपये का है। सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व दिस। अच्छा, ये रेशियो का बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई 25 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, तो मतलब 1 आवर में कितना ट्रैवल हो रहा है, 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है। तो 8 आवर्स में कितना ट्रैवल होगा, 8 आवर में ट्रैवल हो जाएगा 5 × 8 विच इज़ 40 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर कुछ इसी तरीके से हैं और मैंने आपको कुछ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने को दिए थे, तो ये आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम चलें तो नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे आपके कि 2 क्वांटिटीज़ को हमें कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं ना। 2 क्वांटिटीज़ को हमें कंपेयर करना है तो हम दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं। उसी डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, उसी डिवीज़न को हम रेशो बोलते थे, ठीक है।
फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर इन क्लासरूम, तो ठीक है, हो ही जाएगा ये आपका। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज व्हाट एवरेज। अच्छा, एमसीक्यू बुक में अगर हम देखें, अगर हम एमसीक्यू बुक के क्वेश्चन देखना चाहें तो देख लेते हैं कि व्हाट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन हमें दिख रही है फ्रॉम रेशो। तो अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30। एमसीक्यू बुक से ये क्वेश्चन आपके रेशो से हैं, परसेंटेज। अच्छा, ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, पर ऐसे ही कुछ दिख रहा है आपको कि 3 है, तीनों एम्प्लॉयज़, परसेंटेज का है, ये रेशो का नहीं है। लेमिंग, ये आपको रेशो का कॉन्सेप्ट दिखा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या कह रहा है, 2 अमाउंट्स इन अ बैंक अकाउंट आकाश एंड विकेश आर सच दैट द सम ऑफ 5%। अच्छा, कुछ आकाश का अमाउंट है तो आकाश का अमाउंट x ले लेते हैं और विकेश का अमाउंट y ले लेते हैं। तो आकाश के अकाउंट का 5%, तो 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100x, और विकेश के अमाउंट का 4%, तो 4 डिवाइड बाय 100y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3 ऑफ 6% ऑफ आकाश अमाउंट एंड 8% ऑफ विकेश अमाउंट। 100 सब जगह से कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 3s are 15, 4 3s are 12, 6 2s are 12 एंड 8 2s are 16। ये 3x हो गया और ये 4y हो गया। तो x/y का रेशियो क्या आ गया हमारा, x/y का रेशियो आ गया 4:3। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू गाइड में है, ये सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू बस चेंज कर दी है, तो डू इट बाय योर सेल्फ। सो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले फ्रॉम रेशो वाला टॉपिक। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट इज हमारा एवरेज। अगर हम एवरेज की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज। अब एवरेज हमारा क्या होता है, एवरेज का मतलब है कि एवरेज का मतलब सबको पता है, अगर सारे पॉइंट्स को कंसिडर करें तो मिडिल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, उसी को हम एवरेज कह रहे थे कि लगभग सब क्या, जैसे किसी की हाइट 35 है, किसी की हाइट 40 है, किसी की 45 है, किसी की 43 है, किसी की 32 है, तो ऑन एन एवरेज मतलब लगभग सबकी हाइट किस रेशियो में कितनी है, उसको हम एवरेज बोलते थे। अब एवरेज ना आपको 3 तरीके से दिया है, एवरेज जो है आपको 3 तरीके से दिया है। सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब होता है, अरिथमेटिक मीन नॉर्मल एवरेज होता है। अब ये एवरेज आपका क्या हो जाएगा, ये एवरेज आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन्हें ऐड करके डिवाइड कर देंगे हम n से। क्वेश्चन ले लो 235, 235 का एवरेज क्या हो जाएगा, 235 का एवरेज हो जाएगा 2 + 3 + 5 किया और डिवाइड किससे कर दिया, 3 से, तो कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 3। ये आपका एवरेज है, 10 डिवाइड बाय 3 इज 3.33। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ से याद रखो, यहाँ से अगर आपको सम कभी फाइंड करना पड़ जाए तो सम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम एवरेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें सम मिल जाता है। ये वर्ड प्रॉब्लम में काम आता है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय n, तो सम क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई विथ n। पहला अरिथमेटिक मीन था। अब ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब होता है, कभी भी जब आपको रेट्स दिए हों या परसेंटेज में आपका डेटा हो और आपको एवरेज फाइंड करना हो, तो आप अरिथमेटिक मीन फाइंड नहीं करते, आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन होता फाइंड द एवरेज ऑफ 15% एंड 10%, तो आप बोलोगे मैम 15 + 10 25, 25 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, 12.5, तो इन दोनों का एवरेज हो गया 12.5। फॉल्स। जब हमारा डेटा परसेंटेज में होता है, जब हमारा डेटा परसेंटेज में होता है, तो वी बाउंड टू फाइंड द एवरेज बाय ज्योमेट्रिक मीन, तो वो बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे होते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो जाएगा कि आप इन दोनों ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई करो। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका क्या फाइंड कर दो, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन आपका हो जाएगा 150 का स्क्वायर रूट। सो 12 12 क्या होता है, 144, तो ज्योमेट्रिक मीन इसका आपका लगभग
12 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। अब 12 पॉइंट समथिंग क्या एग्जैक्ट आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से आपका बोलते फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 3 एंड 7। इसका ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछ लेते तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 3, 7 क्या हो जाता, 2 × 3 × विथ 7, 3 वैल्यूज हैं तो आ जाता क्यूब रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन आपका हो जाता 3 2 जार 6 एंड 6 7 जार 42, 42 की पावर 1/3। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन बड़ी ही मतलब इन टर्म्स ऑफ बुकिश अगर हम बात करें तो देखो, हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं, मान लो मुझे 2, 3, 5 का हार्मोनिक मीन फाइंड करना होता, तो हार्मोनिक मीन क्या कहता है, हार्मोनिक मीन कहता है कि पहले इन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करो। तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल किया। अब जब हम ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करके उसका मीन फाइंड करते, 3 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 3 आ जाता। ये क्या हुआ है, अभी तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनका रेसिप्रोकल करके उसको ऐड किया और डिवाइड किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। अब इस पूरी चीज का भी रेसिप्रोकल कर दो, सो यू विल गेट व्हाट, द हार्मोनिक मीन। सो इसका रेसिप्रोकल करते तो आ जाता 3 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ये कहलाता है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन गिवन इन द रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। तो अच्छा, ये कब फाइंड करते हैं हम, हार्मोनिक मीन की एप्लीकेशंस क्या हो जाती हैं, हार्मोनिक मीन हम जब फाइंड करते हैं जब हमें स्पीड फाइंड करना हो। कभी भी 2 स्पीड दिए हों और उसका एवरेज आपसे फाइंड करने बोला हो तो आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना होता 12 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर का, तो क्या कितनी ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन है तो आप लिखते 2 और 12 का उल्टा 1/12 और 10 का उल्टा 1/12 10। अब इसको हम सॉल्व कर देते, तो 2 डिवाइड बाय 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 120, सो 2 × 120 डिवाइड बाय 22। इसको हमें सॉल्व करना होता है और वैल्यू फाइंड करनी होती। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हार्मोनिक मीन। तो ये हमारी 3 चीज़ें थी जब हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा, एवरेज ऑफ अ नेगेटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टॉपिक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, इन सब के एवरेज फाइंड करना, इन सब के एवरेज फाइंड करना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सम ऑफ 10 नंबर इज 550, व्हाट इज द एवरेज नंबर। तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज होता था सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारा एवरेज आ गया 55, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 67, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर इन द लास्ट क्लास। एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता था, एन नेचुरल नंबर का सम होता है n + 1/2, यही होता था ना, n + 1/2। तो 67 है ना, तो 67 × 68 डिवाइड बाई 2, 68 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो ये आपका सम आ गया। अब इसका भी हमें एवरेज फाइंड करना था, तो हमें इसका एवरेज फाइंड करना था, तो क्या हो जाएगा, सम का मल्टीप्लाई हमने कितने कर दिया, जितने नंबर्स थे, तो हमारा ये एवरेज कितना आ गया, ये हमारा एवरेज आ गया 34, राइट। इस तरीके से बोल रहा है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। फालतू क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट, आपको एग्जाम में देखने को आएंगे। बोल रहे हैं द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23, 10 नंबर का एवरेज 23 है, तो एवरेज दिया है और नंबर दिए हैं, तो सम फाइंड कर लो। तो इन 10 नंबर का सम कितना हो जाएगा, इन 10 नंबर का सम हो जाएगा 23 × 10 विच इज 230। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, अब सारे नंबरों को अगर 4 से इंक्रीज कर दिया तो नया एवरेज क्या हो जाएगा। अच्छा, ये वो वाली कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जो भी हमारा एवरेज होता है, अगर उसमें हमने सारी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया या सारी ऑब्जर्वेशन को डिक्रीज कर दिया, तो एवरेज भी उसी पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। जैसे 10 नंबर का एवरेज कितना है 23,
सारे नंबर को 4 से इंक्रीज कर दिया ना, तो एवरेज भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा। तो नया एवरेज हमें क्या मिलेगा, नया एवरेज हमें का मिलेगा 27। अगर हमारा एवरेज 23 होता और अगर सारी ऑब्जर्वेशन को 3 से कम कर देते तो हमारा एवरेज भी 3 से कम हो जाता, तो हमें मिलता 23 - 3 विच इज़ 20। ठीक है, सो दिस इज़ दैट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही थी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 20। 50 नंबर का एवरेज 20 है, तो इन 50 नंबर का सम कितना हो जाएगा। सम फाइंड करने के लिए दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें सम मिल जाएगा 1000। ठीक है, 50 × 20 कितना मिल जाएगा हमें, 1000। अब बोल रहे हैं इफ टू नंबर्स 37 एंड 43 आर डिस्कार्टेड, 37 और 43 को हटा दिया तो बताइए एवरेज कितना होगा। तो पहले 50 नंबर थे, 50 नंबर का सम कितना आया 1000। अब उस 1000 में से 37 हटा दो और 43 हटा दो, तो जो नया वाला सम है, नया वाला सम मिल जाएगा हमें। तो 1000 में से हमने क्या माइनस कर दिया 80, तो हमें कितना मिला 920। 920 ठीक है। अब हमारा सम कितना आ गया 920। अब हमें इसका एवरेज फाइंड करना था। तो एवरेज आपका क्या होता था, एवरेज होता था जो सम होगा उसमें हम किसका डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। तो सम तो 920 आ गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, पहले कितने लोग थे 50, लेकिन 2 को तो हटा दिया, 37 को भी हटा दिया और 43 को भी हटा दिया। तो पहले 50 थे, 2 को हटा दिया, तो अब कितने बचे, अब बचे 48। अब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें हमारा एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, पहले 50 लोगों का एवरेज 20 आ रहा था, तो मल्टीप्लाई करके सम आता है, तो सम कितना आ गया 1000। तो टोटल 1000 लोग हो रहे, 1000 नंबर मतलब टोटल सम कितना आया 1000। अब उसमें से 37 हटा दिया, तो 1000 में से 37 माइनस करो, 43 भी हटा दिया तो 43 भी माइनस करो। तो जो नया वाला सम है वो कितना आ गया 920। पहले 50 ऑब्जर्वेशन थी, 2 ऑब्जर्वेशन हटा दी, तो अब कितनी ऑब्जर्वेशन बची, अब बची आपकी 920 ऑब्जर्वेशन। अब 920 का डिवाइड किससे कर देंगे हम, 48 से कर देंगे। सो यू विल गेट योर एवरेज। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन छोटी वैल्यूज में, बड़ा नंबर है थोड़ा छोटा वैल्यू कर देंगे तो आपको ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन बोल सकते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 4 + 8 + 12 एंड देन 16 20 24 एंड 26 ही बोला है ना सिर्फ। तो डिवाइड कैसे कर दो, डिवाइड कर दो आप 6 से, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है। बोल रहे हैं कि द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 3:5:7। व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय। तो यंगेस्ट बॉय कितना होगा, तो 3 बच्चे हैं, तीनों की एवरेज एज कितनी है 15 ईयर्स। तो मतलब उन 3 की एवरेज एज 15 है, तो उनकी एज का सम कितना होगा 15 साल 15 साल 15 साल। तो मतलब 15 + 15 + 15, तो कितना आ गया 45। सबकी एज मिला दें अगर तीनों लड़कों की, तो 45 ईयर्स हो जाएगा। तो टोटल तीनों लड़कों की जो टोटल एज है, टोटल एज ऑफ 3 बॉयज आपकी आ गई कितनी 45 ईयर्स। 45 ईयर्स। अब आपसे बोला है प्रोपोर्शन दिया है, तो यंगेस्ट की एज बताओ। तो यंगेस्ट वाला बच्चा कितना है, कितना पार्ट है उसका 3। तो कितने क्या करते थे 3 लिखते थे, नीचे टोटल लिखेंगे तो 3 5 + 7 और टोटल एज कितनी आ गई 45। तो ये आंसर हो जाएगा। तो 7 + 3 10 10 + 5 45 और 45 आ गया आपका, और 45 3 3 9। तो जो यंगेस्ट लड़का है वो कितने साल का होगा, जो यंगेस्ट है वो 9 साल का होगा। तो इस तरीके से हम रेशियो प्रोपोर्शन से को और एवरेज को यहाँ पे मर्ज कर दिया। सो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड विद एवरेज। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास में दिए थे या क्लास में प्रैक्टिस कराए थे, तो ये बाकी के आपके क्वेश्चन हैं, ये बाकी के सारे क्वेश्चन हैं। सो ये हमारा एवरेज था। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और बॉड मास। अब अगर हम चलें तो हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी इजी होता है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाता है, जो हमें अगर
प्रिंसिपल को फिक्स कर देंगे तो हम उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते थे, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता था। तो जैसे कि आपको बोल रहे हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ फॉर 3 years एट 10% रेट एट SI। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता था PRT डिवाइड बाय 100। तो 500 रुपये थे, 10% रेट पर 3 साल के लिए दे दिए थे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए और हमें मिल गया 5 10 50, 50 इंटू 3 कितना आ गया, 50 इंटू 3 आ गया हमारा 150 रुपये। तो अगर 500 रुपये 3 साल के लिए 10% के रेट पे दे देंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 150 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। बोल रहे हैं कि टोटल 10,000 का सिंपल इंटरेस्ट मिला और रेट कितना मिला 10% का, और टाइम कितना था 1 साल। तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। तो P की वैल्यू फाइंड करना है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10,000 में हमने 10 का इंटू कर दिया, 10,000 में 10 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 लाख। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया हमारा 1 लाख। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन जो मॉड्यूल में थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल एन अमाउंट ऑफ 4,000 विल बी डबल्ड इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। कितने साल में 4,000 डबल हो जाएंगे। देखो 4,000 रुपये थे आपके पास कितने रुपए थे, 4,000 रुपये, और आपको पैसे मिले कितने, डबल मिले। तो 4,000 का डबल कितना हो जाएगा, 4,000 का डबल हो जाएगा 8,000। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितने का मिला, 4,000 रुपये आपने बैंक में इन्वेस्ट किए थे, बैंक वाले ने आपको डबल पैसे दे दिए, मतलब बैंक वालों ने 4,000 का इंटरेस्ट दिया ना, ये इतना आपको निकाल लेना था। बस अब SI का फॉर्मूला लगा दो। तो सिंपल इंटरेस्ट होता था आपका PRT डिवाइड बाय 100। तो 4,000 का इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल भी 4,000 था और रेट आपका था 10% और टाइम निकालना था। बस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए आपके, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, और 40 डिवाइड बाय 4 आपको कितना मिल गया, 10। तो आपका आ गया 10 ईयर्स। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे। जैसे कि ये देखो, कह रहा है सम ऑफ मनी 3 टाइम इटसेल्फ इन 5 साल, फाइंड द रेट। पैसे कितना हो गए, 3 गुना हो गए। तो मान लो तुमने 100 रुपये दिए होते, मान लो तुमने 100 रुपये दिए होते, अब पैसे तुम्हें कितने मिले, 3 गुना, मतलब अमाउंट तुम्हें मिला 300 रुपये। ये मैंने अज्यूम कर लिया कि 100 रुपये थे, मैंने 100 रुपये बैंक में जमा किए, बैंक वाले ने मुझे 3 गुना ज़्यादा पैसे दिए, मतलब 300 रुपये दिए। तो इंटरेस्ट कितने का मिला, 100 रुपये तुमने दिए थे, 300 रुपये तुम्हें मिल गया, मतलब बैंक वालों ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया 200 रुपये का। ये इंटरेस्ट फर्स्ट फाइंड कर लेना था तुम्हें। तो सिंपल इंटरेस्ट होता था आपका PRT डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये का, प्रिंसिपल 100 रुपये का, रेट तो पता ही नहीं है, और टाइम दिया है 5 साल। बस अब हम फाइंड कर लेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 4 20 और दिस। तो रेट आ गया तुम्हारा कितना, रेट आ गया तुम्हारा 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो बोल रहे हैं सम ऑफ मनी 6 टाइम इटसेल्फ। तो 6 गुना तुम्हें पैसे मिले, तो 600 रुपये मिल गए, तुमने 100 रुपये जमा किए होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना का हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 500 का हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 500 का। तुमने जमा किए थे 100 रुपये, रेट बताना है और टाइम 6 साल दिया है, ये कैंसिल कर दिया, और तो 500 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा आपका रेट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, बाकी ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे और आप लोगों ने सॉल्व भी किए थे, तो एक बार आप इसे भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे, आप इसे रिवाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड, अच्छा अब जब MCQ बुक की बच्चों बात करोगे, MCQ बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। MCQ बुक में कुछ शायद 30-40 क्वेश्चन दिए हैं,
मैंने शायद ये कल क्लास में भी बात बताई थी, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 60, 60, 60, 68, 60, 70, 70, फ्रॉम 50 to 70, मतलब 20 क्वेश्चन आपको MCQ बुक में दिए हैं, पर दिस क्वेश्चन आर वे टू टफ, क्योंकि एग्ज़ाम में पेन पेपर अलाउ नहीं है, ठीक है। सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हैं। मैं जैसे एक सॉल्व करके बताती हूँ, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ आपकी दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है। जैसे कि बोल रहे हैं यहाँ पे, अ सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस इन 3 साल। तो आपके पास कुछ पैसे थे, वो कितने बन गए, 142 बन गए 3 साल में, तो 1 + RT डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 15293 प्रिंसिपल। अब 4 महीने में बन गए तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 12 आर। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आप प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करोगे। ये कैसे करेंगे, दिमाग में नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50 to 70 जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया है उसके अराउंड आपके क्वेश्चन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट दे दिए हैं उन्होंने आपको, कैलसी भी नहीं है, कॉपी पेन भी नहीं है, तो इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस पकड़ कर चलो, ठीक है। तो अब हम तो इसके हम MCQ बुक के क्वेश्चन नहीं करने, मॉड्यूल के हमने कर लिए हैं। फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है आपका, ठीक है। जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है प्रिंसिपल 1 + i⁻n - 1, और अमाउंट का होता है प्रिंसिपल 1 + i⁻n। बस इतना ही आपको दिखा था। अब ये आई होता है R डिवाइड बाय 100m और n होता है MT। थोड़ा ऊपर से पढ़ लो बस। अब M का मतलब क्या होता था, कन्वर्जन पीरियड। अगर साल भर में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा तो M1 होगा, साल भर में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो M2 होगा, साल भर में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो M4 होगा, साल भर में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, तो M की वैल्यू 12 होगी। तो जब M की वैल्यू 1 होती है तो उसे कंपाउंडेड एनुअली बोलते हैं, जब M की वैल्यू 2 होती है तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है, जब M की वैल्यू 4 होती है तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो जाता है, जब M की वैल्यू 12 होती है तो कंपाउंडिंग मंथली होती है। बट इसके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकते, बिना कैलसी के ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर मैंने आपकी दिल की तसल्ली के लिए आपको तसल्ली क्लास में भी कराई थी कि नहीं आ सकता ये आपको क्वेश्चन, ठीक है। सुबह इतना फिर भी आप फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आप इतना ध्यान में रखेंगे, मॉड्यूल में भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मूविंग ऑन टू, अच्छा फिर हमने एक्सरसाइज सॉल्व की होगी ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज। तो परसेंटेज हमें करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट हम परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। परसेंटेज एक बेसिक टॉपिक है जो मतलब सबको पता ही रहता है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे MCQ गाइड में, तो हम देख लेते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था ना, ये कह रहे हैं 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास इतने इतने पैसे हैं, 1254, 2563, 3541 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड बी गेट। तो बी के टोटल परसेंटेज कितने हो जाएंगे, तो बी के पास कितने पैसे हैं, बी के पास पैसे हैं आपके पास 2563। परसेंटेज फाइंड करने के लिए नीचे क्या आ जाएगा, टोटल, और टोटल और इस पूरी चीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2563 डिवाइड बाय 1254 प्लस 2563 प्लस 3541 मल्टीप्लाई विथ 100। ये आपको फाइंड करना आता है। ये क्वेश्चन में नंबर बहुत बड़ा है, बट छोटे छोटे नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29 है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 30 है। अब इसके बाद 31st क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ मंजीत हैज सर्टेन मैंगोज विच आर 5 times as if नरेश। तो मंजीत के पास 5 times ऑफ मैंगोज हैं देन नरेश, ठीक है, ओके। इसके बाद बोल रहे हैं द 20% ऑफ नरेश मैंगो। तो 20% ऑफ नरेश मैंगो इज हाउ मच परसेंटेज
हाउ मच परसेंटेज, तो x ले लिया, ऑफ मैंगोज ऑफ मंजीत हैज़, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 20, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और मंजीत के पास कितने मैंगोज थे, mn, तो n से n कैंसिल हो गया। 20 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 4। तो 20% ऑफ नरेश मैंगो इज 4% ऑफ मंजीत मैंगो। सिंपल। इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, कह रहा है इफ मंजीत हैज certain mangoes as 4 times as Naresh, then 20% of Naresh mango, 20% of Naresh mango is how much percentage that Manjeet has, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है आपकी, m की वैल्यू अगेन है आपकी 4n, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, सो द आंसर इज 5%। ठीक है, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन था विच वी हैव कवर्ड राइट अवे। और 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 इसके बाद परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हैं, बट वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और इसके बाद आ गया हमारा अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, एक ये रेशो का क्वेश्चन था, अभी हमसे छूट गया है। क्या कहना है, इन अ मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स द रेशो ऑफ विनेगर एंड वाटर इज 3:1। तो 120 लीटर पानी है और विनेगर और वाटर का रेशो क्या है, विनेगर और वाटर का रेशो है आपका, विनेगर और वाटर का रेशो है 3:1। अब 3:1 रेशो है तो 3x प्लस 1x 4x हो जाएगा, 4x 120 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। मतलब विनेगर कितना होगा 90 लीटर और वाटर होगा आपका 30 लीटर, है ना। अगर 120 लीटर पानी को 3:1 में डिवाइड करोगे तो विनेगर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 120, और वाटर हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 120, तो आपको मिल जाएगा 90 और 30। अब बोल रहे हैं हमसे इफ दिस रेशो इज टू बी 1:3, अगर ये रेशो 1:3 बनाना है, किसका रेशो, विनेगर और वाटर का रेशो अगर 1:3 बनाना है, तो बताइए कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो हमारा विनेगर कितना था 90 लीटर और वाटर कितना था 30 लीटर, तो 30 लीटर पानी में और कितने लीटर पानी ऐड कर दें कि ये रेशो कितना बन जाए 1:3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके फिर देखो। 120 लीटर पानी था, 3:1 के रेशो में डिवाइड किया, तो 3:1 क्या हो सकता है कि जब पानी 30 लीटर, 30 का 3 गुना 90, तो विनेगर 90 लीटर। अब बोल रहे हैं इस रेशो में कितना पानी और ऐड कर देते, पानी ऐड करने की बात करिए सिर्फ, तो प्लस x आया कि ये रेशो 1:3 बन जाए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 270 और 30 प्लस x, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 270 माइनस 30 विच इज़ 240 लीटर। सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट मिल रहा है, सेम आपको नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कोर्ट इज इन द रेशो 12:13। If the percentage increase in the number of boys and girls be 30% and 40% respectively, what will be the new ratio? ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज़ किस रेशो में है 12:13 के रेशो में है। अगर ये बढ़ा दिया 30% और 40% से, तो नया वाला रेशो कितना हो जाएगा। तो देखो गर्ल्स कितनी हैं 12x और बॉयज़ कितनी हैं 13x, ये तो हमें पता ही है ना। अगर गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो 12 है तो ये 12x हो जाएगा और ये 13x हो जाएगा। अब आपको कितनी गर्ल्स बढ़ा दी, 30% गर्ल्स बढ़ा दी, तो पहले 100% गर्ल्स होंगी, अब 30% गर्ल्स बढ़ा दी, तो टोटल गर्ल्स अब कितनी हो गई 130%। और पहले बॉयज़ थे 100%, अब 40% बॉयज़ बढ़ा दिए, तो कितने हो गए बॉयज़ 140%। इसको हम सॉल्व कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया, यह आ गया 12 और 13, 130% मतलब 130 डिवाइड बाय 100, और ये हो गया 13 इंटू 140 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। और जब 13 1 जार 13, 13 10 जार 130, और ये 0 से 0 भी कैंसिल हो गया,
और हमारा रेशो आ गया 12:14। 2 6 आर 12 और 2 7 आर 14, तो हमारा रेशो कितना आ गया 6:7। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है 5x और 11x। ठीक है, 15% इंक्रीज किया मतलब 115%, और 25% इंक्रीज किया मतलब 125 डिवाइड बाय 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5 डिवाइड बाय 115 इंटू 125 डिवाइड बाय 11। अब इसे सॉल्व करना और देखना रेशो कितना आया। मैं ये नहीं कह रही कि ये सेम नंबर्स पर क्वेश्चन आ जाएंगे, बट थोड़ी लेस कैलकुलेटिव करके सेम कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेज और ऐसा वैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम चलें, तो नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम चलते हैं तो हमें मिलता है क्या, नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम चलते हैं। अच्छा, हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी कर रखे थे परसेंटेज के। जैसे अगर हम मॉड्यूल में देखें, अगर हम मॉड्यूल की बात करें परसेंटेज में, हम मॉड्यूल की परसेंटेज की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अगर 1200 में 200 में से 10 एप्पल ख़राब हैं तो ये कितना परसेंट है, तो कर देंगे 10 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई विथ 100, तो ये कैंसिल हो गया। और कितना आ गया ये आ गया हमारा 5%। ये आ गया हमारा 5%। फिर बोल रहे हैं 20% निकालिए 80 का, तो 20% ऑफ 80 मतलब परसेंट को हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 आ जाता है, ऑफ और 80। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। 20% ऑफ दिस, 30% ऑफ 400 एप्पल्स आर बैड। 30% ऑफ 400 एप्पल्स आर बैड। क्या कहना है, 30% 400 में से खराब हैं, तो कितने एप्पल खराब हैं, तो 30% ऑफ 400 आर बैड एप्पल्स। इसको सॉल्व कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, और कितने एप्पल्स हो गए 120 एप्पल्स। तो 400 में से 120 एप्पल खराब हैं, तो बाकी के जो 280 एप्पल होंगे वो अच्छे होंगे, आर गुड एप्पल्स। बोल रहे हैं एक मोबाइल की प्राइस 25% गिरा दी, द ओल्ड प्राइस वॉट 120, तो नई प्राइस क्या होगी। तो अगर एक मोबाइल की कीमत 25% कम हो गई तो मतलब नई प्राइस क्या है 75%, तो 75% ऑफ 120 इज व्हाट, नई प्राइस ऑफ मोबाइल। तो 120 का 75% फाइंड कर देंगे, तो 75 डिवाइड बाय 100 इंटू 120। इसे सॉल्व कर दो अब, तो ये हो गया 7.5। 7.5 इंटू 12, 7.5 इंटू 12 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 10% होता है 120 का 12, 12 का आधा, 12 इंटू 70, 12 इंटू 7 484, और 12 का आधा 6, तो 90। 7.5 इंटू 12 90 नहीं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेना, मैं तो कैलसी की मदद ले लेती हूँ। 90 आ रहा है, तो आ जाएगा कितना 90। ठीक है, 90 आ रहा है। अब इसके बाद अच्छा, ये भी कुछ स्टूपिड बात कर रहे थे, स्टूपिड बात बोल रहे थे कि बहुत स्टूपिड बात थी ये मॉड्यूल में, कि क्या क्या टर्म्स होती हैं। एक तो परसेंटेज होता है, एक पार्ट होता है और एक बेस होता है। जैसे बोल रहे हैं 20% ऑफ 80% ऑफ 20 इज 16, ऐसा बोल रहे हैं। 80% ऑफ 20 इज 16, तो 80 का 80% है तो ये परसेंटेज होगा, 20 है तो ये बेस होगा, और 20 का 80% जितना होगा 16, उसे हम बेस कहते हैं। जैसे ये परसेंटेज है, ये बेस है, और ये पार्ट है। कुछ थ्योरेटिकल बात थी। अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने कुछ और क्वेश्चन दे रखे थे। जैसे बोल रहे थे क्या, ये तो इजी था, ये भी इजी था, फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे थे। ठीक है, और बस परसेंटेज में इतना ही था। फिर इसके बाद हम चल रहे थे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो इस पे बेस हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँगी तो इनके सारे फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूँगी तो सबसे पहले हमारे पास
CP आ रहा था, CP हमारा क्या हो रहा था, CP हमारा हो रहा था कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा। SP हमारा क्या हो रहा था, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो रहा था, जितने में सेल किया। फिर प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, प्रॉफिट। लॉस आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। फिर इसके बाद 2-3 फॉर्मूलाज आपके और होते हैं, 2-3 फॉर्मूलाज आपके क्या आ जाते हैं, उन 2-3 फॉर्मूलाज में अगर मैं मॉड्यूल की बात कर लूँ, अगर यहाँ पे हमें मॉड्यूल ओपन करना पड़ेगा, अगर मैं मॉड्यूल ओपन करूँ, मॉड्यूल में एक अच्छा सा चार्ट बनाए, अगर मैं मॉड्यूल की बात करूँ तो दिस चार्ट, इसकी बात कर रही थी मैं, तो आपका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के टर्म में, कॉस्ट प्राइस के टर्म में प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। और प्रॉफिट क्या होता था, प्रॉफिट आपका होता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। और लॉस परसेंटेज जाता है लॉस, और लॉस क्या होता था, लॉस होता था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में थे। जैसे बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 कि एक शॉपकीपर ने 1 किलो मैंगोस खरीदे 120 रुपये के और 150 रुपये के बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना 150 और कॉस्ट प्राइस कितना 120, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपको 30 रुपये का। अब ये कितना परसेंट हुआ, तो परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100, ये कैंसिल हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 2 5/2, 2.5%, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर 25%, 2.5 नहीं 25%, 10 था ना वो। फिर बोल रहे हैं एक मैन था, उसने 2000 का कूलर खरीदा और 15% के लॉस पे बेच दिया, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2000 में से 15% माइनस कर दो। अब आप सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। 2000 में से आप 15% माइनस कर दो, तो 2000 का 10% कितना होगा 200 और 5% कितना होगा 100, तो 15% कितना हो गया 300, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2000 में से 300 माइनस कर दो, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 1700। देखो 2000 का 10% होगा 200 और 2000 का 5% होगा 100, तो 10 और 5 15% हो गया ना, तो 15% कितना आ गया 300, तो 2000 में से 300 माइनस किया, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 1700 रुपीज़, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर एमसीक्यू बुक में देखेंगे तो एमसीक्यू बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं ये मिसप्रिंट हैं कुछ क्वेश्चन। बोल रहे हैं कैथरीन ने कितने डजन बनाना खरीदे, 20 डजन बनाना खरीदे, कितने रेट पर, 125 पर डजन। ही सोल्ड ईच एट अ रेट ऑफ 11 रुपये, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 97, ऊपर के कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हैं। तो 20 डजन थे और तो टोटल परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 20 इंटू 125, 20 इंटू 125 कितना हो गया 2500, तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी कितनी 2500 रुपये, और 2500 पर डजन, 2500 पर डजन। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ठीक है, डजन में ही लेने देते। और अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो उसने ईच एट अ रेट ऑफ 11 रुपये। अब 11 रुपये एक बनाना की बात कर रहे हैं या एक डजन बनाना की बात कर रहे हैं, चलो यूनिट की मान लेते हैं कि अगर 11 रुपये का एक बनाना बेचा
तो एक डज़न कितने का होगा, एक डज़न हो जाएगा 120 इंटू 11, 120 इंटू 11 मतलब 131 पर डज़न। 120 नहीं, अगर मैं बात करूं 11 टेंस आर 110, 110 प्लस 120 प्लस 12, 120 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 12, 120 प्लस 12 इज 132। तो 132 पर डज़न पर सेल कर दिया, तो 132 पर डज़न पर सेल करा तो हमारे पास कितने डज़न थे, 20 डज़न थे। तो 132 का डबल कितना हो गया, 264। तो 2640 पर डज़न पे उसने बेच दिया। अब यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट देख लूँ तो प्रॉफिट कितना आ रहा है पर डज़न पर, प्रॉफिट आ रहा है मेरा 2640 में से माइनस कर दो 2500, तो 140 रुपये पर डज़न का प्रॉफिट है। अब हम इसका परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करूं तो प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है 140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2500 रुपीज़, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो 120 डिवाइड बाय 25, 120 का डिवाइड अब 25 से करना पड़ेगा हमें। सो 140 डिवाइड बाय 25, 140 डिवाइड बाय 25 कितना हो जाएगा, 140 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा 5.6। सो द आंसर इज 5.6। थोड़ी सी चीटिंग कर ली है मैंने, आप लोग बिल्कुल कैलसी यूज़ नहीं कर सकते, आप लोगों को ये ऐसे दिमाग में करना होगा टाइम बचाने के लिए। ऑलमोस्ट हमारे सेशन को 1 घंटा तो हो ही गया है, तो इसलिए मैंने ये कैलसी से कर दिया है। सो ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5.6%। तो ये हमारा क्वेश्चन थे और रिलेटेड विथ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ दी, अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है विच इज़ व्हाट, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट टॉपिक को समझ लेते हैं शॉर्ट में। जब हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट फाइंड करना शॉर्टकट मेथड से बता देते हैं, वैसा ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको उसी के अराउंड। तो जब हम स्क्वायर रूट मेथड की बात करते हैं तो आपका स्क्वायर रूट मतलब हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जैसे 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। तो स्क्वायर रूट ट्रिक से फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले स्क्वायर समझ लो। सो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 100, और 10 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है 100। ठीक है, तो अब आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपने क्या करना होता है, देख रहे हैं यहाँ पे सब। जब हमें किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, लेट्स से कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर चाहिए होगा मुझे, लेट्स से मैंने नंबर लिया 324। अब मुझे 324 का स्क्वायर रूट चाहिए। अब 324 का स्क्वायर रूट चाहिए तो सबसे पहले इस नंबर को देखो, 4 दिख रहा है आपको, आपने 2 के पेयर्स बनाए तो 24, 4। अब यहाँ पे देखो 4 कब आ रहा है, ये 2 बार में 4 आ रहा है। या तो 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इससे आपको ये पता चला या तो आंसर में 4 होगा, या तो आंसर में 2 होगा, या आंसर में 8 होगा। इतनी बात समझ में आई। 2 का स्क्वायर 4 था और 8 का स्क्वायर 64 था। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये आता है, या तो 2 आएगा यूनिट नंबर पर, या तो 8 आएगा। अब बचा क्या, 3। अब ये देखो 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो बड़ा हो गया। तो 3 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 1। तो आंसर होगा या तो 12 या तो 18। आंसर होगा या तो 12 या तो 18। तो 12 का स्क्वायर तो आपको पता है 144 होगा, तो आंसर हो जाएगा 324। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और थोड़े से और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन होता
लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन होता 1225, स्क्वायर रूट ऑफ 1225। अब जब मैं 1225 की बात कर रही हूँ तो 25 आया। 25 5 कब आ रहा है? 5 तो सिर्फ 5 में ही आ सकता है, 25 है ना, तो 5 में ही आ सकता है, तो हमें समझ में आया 5। अब आप देखो 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 तो 12 से बड़ा हो गया, तो छोटा देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 35 विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? लेट्स से आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो 4 फिर से 4 आया। अब 4 आपको पता है, या तो 2 2 जार 4 या 8 8 जार 64, 8 8 जार 64। अब आप देखो 17 से छोटा क्या हो सकता है? 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25, 16 16 16 16 किसका स्क्वायर? 4 का, तो या तो आंसर होगा 42 या तो आंसर होगा 48। अब इसके बाद आपको कर देखना पड़ेगा, ये इसकी डिसएडवांटेज यही है, या तो इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन, या तो आपको ऐसा दिख रहा होता 48 47 43 40, तो आप 48 पे टिक कर देते हैं। ठीक है, नहीं 48 नहीं, 42 है इसका आंसर। और अब हम इन दोनों में से क्या है हम फाइंड नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 42 का मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो ये हो जाएगा 84, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, तो ये परफेक्ट दिख रहा है 1764। ठीक है, सो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स से मैं लेती, लेट्स से क्या ले लें, हम ले लेते हैं 8649। 8649, अब 8649 लिया तो लास्ट में क्या दिख रहा है? 9। लास्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। अब 9 किस किस में आता है? 3 3 जार 9 और 7 7 जार 49, तो यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद क्या बचा? दो नंबर यूटिलाइज हो जाते हैं इसमें, बाकी के 2 नंबर क्या बचे? 86। अब 86 देखो, 86 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो 9 9 जार 81, 10 10 जार 100, तो 100 तो बड़ा हो गया, तो 9 लेना पड़ेगा, तो आंसर इज आइदर 93 और 97। इसके बाद कोई ट्रिक नहीं है कि इन दोनों में से आंसर क्या सही होगा। वैसे आपको ऑप्शन में इन दोनों में से एक ऑप्शन दिख रहा होगा सही वाला, ठीक है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 93 मल्टीप्लाई विथ 93, तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, और फिर आया 9 3 जार 27, 9 9 जार 81, 82 83, सो 9 7 7 जार 14, 3 4 5 6 और 8 8649, सो 93 इज योर आंसर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था हमारा क्या? स्क्वायर रूट। अगर मॉड्यूल में आप क्वेश्चन देखोगे तो मॉड्यूल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तो नहीं, 1 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं सिर्फ। अगर आप मॉड्यूल के बात करोगे स्क्वायर रूट की तो आपको थोड़े से ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं बता देती हूँ, ये दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर इन ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स। इसमें से क्या स्क्वायर है? 225 स्क्वायर है किसका? 15 का। फिर बोल रहे हैं अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव द डिजिट एट अ यूनिट प्लेस। 1 होता है, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, फिर 9 9 जार 81 और 10 10 जार 10। तो इतने तो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, इतने डिजिट पॉसिबल हैं। तो 1 आंसर नहीं हो सकता था, 4 आंसर नहीं हो सकता था, 8 और 9 भी आंसर नहीं हो सकता था, तो आंसर इज 8। बाकी ये वाले नंबर भी, बाकी इनको छोड़कर सारे नंबर यहाँ आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? 2 3 5 है, 6 है, 7 8 और 9 है।
2378 आपके यूनिट प्लेस पे कभी नहीं आ सकते एक परफेक्ट स्क्वायर में। फिर बोल रहे हैं 6241 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो 41 दिख रहा है आपको, 1 1 1 1 जार 1 होता है एक तो, और 9 9 जार 81 होता है, 9 9 जार 81 होता है, तो या तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा या 9 होगा। आप 62 देख रहे हैं तो 7 7 जार 49 और 8 8 जार 64, तो या तो आंसर 71 होगा या तो आंसर 79 होगा। 71 ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब राइट आंसर 79 था। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बोल रहे हैं 6724 का स्क्वायर रूट होगा, तो 24 दिख रहा है, 24 हमें दिख रहा है, तो 2 2 जार 4 होता था और 8 8 जार 64 होता था, और 67 8 8 जार 64, तो या तो 82 होता था या 88 होता, तो हमें 88 तो दिख नहीं रहा, मतलब 82 आंसर है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को, पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा एवरेज। अच्छा, अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करें तो हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो अगर अभी तक हम देखें तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है अभी तक। वी हैव कवर व्हाट, परसेंटेज हमने देख लिया, इसके बेस क्वेश्चन भी देख लिए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो इतना ही था इस सेशन में, हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर हम बात करें परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की। अच्छा, अब मॉड्यूल बुकलेट और सी सीट बुलेटिन की जब हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से सच कुछ नहीं है, थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस थे, तो वो सी सीट के बुलेटिन के मैंने दोनों क्वेश्चंस ले लिए थे, तो बुलेटिन हमारे ऑलरेडी पहले ही सारे सॉल्व हो गए थे। सो दिस इज इट फॉर परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग अभी मॉड्यूल में से और एमसीक्यू गाइड में से ही पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप लोग ये ध्यान रखो कि आपको ना जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर भी जो हमारा स्टडी मटेरियल था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है, बट आपको जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा मल्टीप्लाई इनटू और प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सी सीट में अभी तक क्योंकि कैल्सी और कॉपी पेन अलाउ नहीं है तो जनरल क्वेश्चन आएंगे, बट अभी हमारे साथ क्या हो रहा है प्रॉब्लम, हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें मॉड्यूल में से क्वेश्चन ही नहीं दिए। ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। बाकी सी सीट बुलेटिन और मॉक टेस्ट आप कर चल ही रहे हैं, सारे मॉक टेस्ट अच्छे से दो, जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, तो उसी के अराउंड आपकी चीज़ें रिवॉल्व करेंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर ली है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन करके आना। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।